हेलो स्टूडेंट्स, आरंभ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप कुछ साइंस के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, चलिए इसे डिस्कस करते हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कांसा मिश्रण है। कांसा जो है वो एक मिश्रण है, तो बताइए कांसा किस तरह का मिश्रण है। तो स्टूडेंट्स, कांसा जो है इसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा बनता है तो इसमें दो मेटल्स को मिलाए जाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं मेटल्स को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, एलॉय। तो कांसा एक क्या है, एलॉय है। तो ब्रॉन्ज जो है, ये ब्रॉन्ज, इसमें दो मेटल होता है, एक तो होता है कॉपर और एक होता है एसएन। एसएन मतलब टीन, यानी तांबा होगा और क्या होगा, तो टीन होगा। तो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है आपका कांसा। टीन का जो सिंबल होता है, टीन एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो एसएन होता है। टी से लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कभी पूछ भी लिया जाता है कि बताइए कि टीन का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, पोटेशियम का सिंबल क्या है। तो पोटेशियम का पी न लेकर, सोडियम का एस न लेकर, टीन का टी आई न लेकर, इस तरह का कुछ इसके लैटिन वर्ड से डेराइव किया हुआ नाम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसएन जो है वो टीन का सिंबल है और Cu कॉपर यानी तांबा का सिंबल है। तो तांबा और टीन से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। यहाँ पे है टीन और जिंक, ये होगा नहीं। जिंक और लेड नहीं, टीन और लेड ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कॉपर और टीन। ये मेन बात है, यहाँ पे लिखा है टीन और लेड, यहाँ पे लिखा है कॉपर और टीन। तो ये होगा हमारा कॉपर और टीन, ये मिलकर क्या बनाता है, तो कांसा। और एक होता है इसी तरह का पीतल, एक होता है पीतल जिसे ब्रास बोलते हैं। पीतल होता है, तो पीतल में क्या होता है, तो कॉपर प्लस जिंक होता है, कॉपर और जिंक। तो जिंक यहाँ पे क्या होगा, तो जिंक को जिंक भी लिखता है या कभी कभी जस्ता भी लिखता है, और कॉपर को तांबा तो लिखता ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं ब्रॉन्ज और ब्रास में। ब्रास जो होता है वो पीतल को बोलते हैं, इसमें कॉपर और जिंक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन है, कौन सा कथन सही है, देखते हैं। सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये तो गलत कथन है। सौर ऊर्जा को हम लोग उष्मा ऊर्जा में कर सकते हैं। कैसे, हीट, सौर ऊर्जा क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, उसको हम लोग हीट में बदल सकते हैं। वो भी तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और हीट भी क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में आप बदल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्म ही तो चेंज होता है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ऊर्जा का रूपांतरण हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में होता है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है और यहाँ पे उष्मा ऊर्जा है, तो किया जा सकता है कोई भी ऊर्जा से किसी में। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं, विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो ये सब आगे आपको बताया जाएगा, फिजिक्स का टॉपिक है। तो ये समय भी देखते हैं कि सौर ऊर्जा जो है उसे विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा की तरह भंडारण की तरह नहीं किया जा सकता। नहीं, सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सौर ऊर्जा जो होगा सोलर एनर्जी, उससे आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा की तरह भंडारण की तरह नहीं किया जा सकता। मतलब कह रहा है कि भंडारण नहीं किया जा सकता सौर ऊर्जा का, किया जाता है। हम लोग सोलर प्लेट यूज करते हैं, तो उससे होता क्या है ये बताइए। सोलर प्लेट क्या करता है, तो सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलकर, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या कर लिया जाता है, तो भंडारण कर लिया जाता है।
तो हो सकता है भंडारण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सोलर प्लेट में क्या फिनोमेना होता है? तो सोलर प्लेट में यही फिनोमेना होता है कि जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने से ये क्या होता है, चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सिंपल सा बात। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल विलेयक कौन है? सार्वभौमिक घुलनशील घोल कौन है? स्टूडेंट्स, सार्वभौमिक मतलब कह रहा है यूनिवर्सल विलायक। यहाँ पे इसका लिखने का अर्थ है कि विलायक जो घोलने वाला है, सॉल्वेंट। विलायक मतलब सॉल्वेंट। बोल रहा है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट को घोल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को जो घोल देता है विलेय को, वो सबसे बड़ा विलायक कौन है? तो सिंपल सा बात है, पानी होगा। क्यों? वह जल होगा। जल इसलिए होगा क्योंकि जल एक ऐसा तरल है, एक ऐसा द्रव है जो अधिकतर सॉल्यूट को, अधिकतर विलेय को घोल देता है। अल्कोहल हाईली सेलेक्टिव होता है, ये सभी चीज़ों को नहीं घोल पाएगा। क्लोरोफॉर्म सभी चीज़ों को नहीं घोल पाएगा, या अगर घोलेगा भी तो बहुत कम ही चीज़ों को घोलेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस होने चाहिए, उसके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। पर जल जो है वो सबसे बड़ा विलायक है, सॉल्वेंट है, घुलनशील। सबसे ज़्यादा सब्सटेंस कौन बनाता है? जल। सबसे ज़्यादा घुलनशील पदार्थ का निर्माण यही करता है। एसीटोन, एसीटोन भी घोलता है कोई चीज़ों को, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं घोलेगा, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, कोई खास प्रॉपर्टी का गुण का होना चाहिए, तभी एसीटोन उससे घोल पाएगा। पर जल को अगर देखा जाए तो बहुत चीज़ों को ये घोल लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को ये घोल लेता है, इसीलिए सबसे बड़ा जो विलायक होगा यहाँ पे वो जल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन ठोस है? कौन सा ईंधन ठोस होगा? तो ये तो स्टेट की बात है, बस ये आप अब पदार्थ की अवस्थाएं पूछी जा रही है। केरोसिन ठोस कहने का मतलब ये हुआ कि केरोसिन अगर है तो ऐसा नहीं है कि केरोसिन जो है ये हमेशा लिक्विड में भी ही होगा। ये तो लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे मतलब जो भी कमरे का तापमान है, इसी टेम्परेचर पे केरोसिन क्या होगा? तो लिक्विड होगा। लेकिन इसे भी आप क्या बना सकते हैं? तो सॉलिड बना सकते हैं। कब? जब आप तापमान को क्या कर दें, तापमान को अगर आप कम कर देते हैं तो देखिए, केरोसिन कहने का मतलब ये हो रहा है कि रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है, कमरे के तापमान पर जो भी का है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केरोसिन भी सॉलिड हो सकता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा। तो केरोसिन यहाँ पे लिक्विड होता है। हाइड्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। बायोगैस भी गैस होता है। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4। हाइड्रोजन जो है वो भी गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। केरोसिन तो तरल अवस्था में होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा क्या होगा? चारकोल। ये क्या होता है? सॉलिड, ठोस होता है। चारकोल बनता कैसे है? तो चारकोल जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, यानी कह सकते हैं प्योर फॉर्म होता है, जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग, लकड़ी को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर तक इन एब्सेंस ऑफ एयर, आप हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जब गर्म करते हैं उच्च तापमान पर, तो उससे वोलेटाइल जितने भी सब्सटेंस है, उड़नशील पदार्थ है, वो निकल जाता है, कार्बन बच जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चारकोल। तो चारकोल में मेनली क्या होता है? कार्बन, और ये लकड़ी को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो चारकोल जो है ये ठोस होगा रूम टेम्परेचर पर। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? ठोस होगा। बाकी रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड है या तो गैस है, तरल है या गैस है। देखते हैं नेक्स्ट। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। देखिए, मोमबत्ती का जो जोन है, ऐसे मान लेते हैं ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, कैंडल है, इस तरह से ये धागा होता है, इस तरह से। तो ये बाहरी भाग जो होता है ये ब्लू होता है, और बीच का भाग जो है वो येलो होता है, और निचला भाग जो होता है वो ब्लैक होता है। कुछ इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ब्लू वाला भाग है यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है। कंप्लीट कंबसन कहने का मतलब पूर्ण दहन होता है। पूरी तरह से फ्यूल जो है, इसमें जो फ्यूल है जो जल रहा है वो पूरी तरह से जलता है, क्योंकि यहाँ पे ये हवा के संपर्क में होता है। हवा मतलब O2 के संपर्क में होता है। O2 के संपर्क में होने के कारण बाहरी हिस्सा
पूरी तरह से जलता है, जिसके कारण इसका फ्लेम कैसा होता है, ब्लू। येलो होता है तो ये येलो जो है ये मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक, न कम न ज़्यादा, बीच मतलब मीडियम। तो मीडियम कम्बसन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि निचला हिस्सा जो होता है यहाँ पे जलता ही नहीं है, अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन। यहाँ पे जो जलन होता है, दहन होता है, ये अच्छे से नहीं होता है, और यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। अगर तापमान की बात करें तो बाहरी हिस्सा का तापमान सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जो बाहरी हिस्सा है वो पूरी तरह से हवा के संपर्क में होता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में होता है, जिसके कारण वहाँ पे पूर्ण दहन होता है, और पूर्ण दहन होने के कारण वो ब्लू जलता है। तो स्टूडेंट्स, पूर्ण दहन जहाँ होता है वो वहाँ पे ब्लू होगा कलर, यहाँ येलो होगा और यहाँ ब्लैक होगा। तो यहाँ पे पूर्ण दहन होने का रीज़न क्या है, ब्लू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे O2 का संपर्क में है और O2 इसको एक्सेस अमाउंट में मिल रहा है। यहाँ पे ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि O2 इसको मिलता ही नहीं है, O2 की कमी होती है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे दहन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है किसके? कार्बन के, या मोम के, हवा के, या ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के। और अगर तापमान की भी बात करें, तापमान की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान होता है बाहरी हिस्सा में, और यहाँ पे मीडियम तापमान होता है, और यहाँ पे सबसे कम तापमान होता है। तो कैंडल फ्लेम में 3 भाग है, तो तीनों भाग में आप देख रहे हैं कि बाहरी भाग का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या, वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि किसी भी एटम के नाभिक में क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें अगर देखा जाए तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। और ऑर्बिट में उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। मतलब अगर न्यूक्लियस में, अगर नाभिक में, इसको न्यूक्लियस कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में से न्यूक्लियस कहते हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या नाभिक में 2 है तो ऑर्बिट में जो कक्षा है उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु में जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन के बराबर भी होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो ऐसे समझिए, हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु संख्या 1 है। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का अगर 1 है तो इसमें 1 प्रोटॉन होगा नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 1 ही होगा, लेकिन अंतर ये होगा कि ये कक्षा में होगा। तो कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना नाभिक में प्रोटॉन होता है। तो जितना नाभिक में प्रोटॉन होगा कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो दोनों वैल्यू बराबर होता है किसके? तो परमाणु संख्या के। देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, लेकिन कब तक? जब तक परमाणु उदासीन है। आवेश आ जाने के कारण, आयन बन जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो अलग हो जाएगी। वो सब आगे देखेंगे। परमाणु के केंद्र बिंदु में होता है, जैसा कि आप जानते हैं कोई परमाणु है तो इसमें कक्षा होता है और इसके केंद्र पर क्या होता है? नाभिक। केंद्र पर क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में होता है न्यूट्रॉन, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस क्या? तो प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है कहाँ पर? तो नाभिक में। यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो ये नाभिक के चारों तरफ एक फिक्स वृत्ताकार पथ पर घूमते रहती है, जिस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहा जाता है। तो
यहाँ पे देखा जाए कि इस जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा इस तरह से, जबकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर होते हैं। तो परमाणु के केंद्र बिंदु में होता है प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही है, प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन भी होता है, दोनों होता है। तो सिर्फ प्रोटॉन है तो थोड़ा देख लेते हैं अगला ऑप्शन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों नहीं। न्यूक्लियस में क्या होता है नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी केंद्र बिंदु पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। देखते हैं नेक्स्ट, परमाणु के केंद्र बिंदु में होता है, एक ही क्वेश्चन दे दिया। निम्नलिखित में से किसे अन्य पदार्थ में और नहीं बांटा जा सकता है? कंपाउंड को, कंपाउंड को बोलते हैं हिंदी में यौगिक। यौगिक को किसी और कंपाउंड में नहीं बांटा जा सकता। एटम, मतलब एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। मिश्रण और मोलिक्यूल, मोलिक्यूल को बोलते हैं अणु। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अन्य पदार्थ में और नहीं बांटा जा सकता। बताइए इन चारों में कौन ऐसा चीज़ है जो सबसे छोटा है, उसको और फर्दर तोड़कर छोटा नहीं किया जा सकता। तो पहला तो ये है यौगिक। यौगिक जैसे H2O एक यौगिक है, तो इसको तो तोड़िएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये सबसे छोटा नहीं है। मिश्रण, मिश्रण में क्या होता है? दो चीज़ को आप मिलाए हुए हैं। मान लेते हैं आप ऑक्सीजन गैस मिला दिए और नाइट्रोजन गैस मिला दिए, तो मिला देने से तो ये तो फिजिकल मिक्सिंग हो गया एक तरह का। सिंपली आप मिला रहे हैं तो आप इसको अलग कर सकते हैं, O2 को अलग, N2 को अलग, मिश्रण को अलग किया जा सकता है। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल किसे कहते हैं? अणु। अणु मतलब मान लेते हैं कि Cl2 या फिर कहिए O2। O2 गैस एक क्या है? अणु है। इसमें ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन एटम से, ये दोनों ऑक्सीजन एटम को आप अलग कर सकते हैं। HCl एक मोलिक्यूल है, H2O एक मोलिक्यूल है, इन सब को अलग किया जा सकता है। एटम, परमाणु, इसको अलग नहीं किया जा सकता। एटम का मतलब ही होता है नॉन डिविजिबल। एटम जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जो एटोमियो होता था ग्रीक में, तो एटोमियो का अर्थ होता था नॉन डिविजिबल, तो वहीं से नाम लिया गया एटम का। और एटम का अर्थ होता है ग्रीक के दृष्टिकोण से देखें तो नॉन डिविजिबल। एटम सबसे छोटा होता है, इससे तोड़कर, एटम को तोड़कर, परमाणु को तोड़कर और छोटे छोटे पार्टिकल में प्राप्त नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी सही आंसर होगा। एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करता है? कोई भी रिएक्शन में उत्प्रेरक का क्या काम है? प्रतिक्रिया की दर नहीं बढ़ा सकता है, प्रतिक्रिया की दर नहीं घटा सकता है, प्रतिक्रिया की दर घटा या बढ़ा सकता है, प्रतिक्रिया की शुरुआत नहीं बढ़ सकता है। देखिए पहले समझिए, एक कैटलिस्ट जो होता है उत्प्रेरक, वो दो तरह का होता है। एक होता है कि रिएक्शन को, अभिक्रिया की गति को जो तेज कर दे, और एक जो होता है जो अभिक्रिया की गति को धीमा कर दे। दोनों करने वाला होता है उत्प्रेरक। एक को कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, और एक को बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट का आप नाम सुनते ही ये मत सोचिए, उत्प्रेरक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया की गति को बढ़ा ही सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि घटा भी सकता है, दोनों करता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सी है कि प्रतिक्रिया की दर घटा या बढ़ा सकता है, तो ये सही ऑप्शन है। कैसे घटाता बढ़ाता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट किया A है, ऐसे समझिए, ये A है और ये B है। अब ये अभिकारक और उत्पाद, तो ये रिएक्टेंट को यहाँ जाना है तो इतना बड़ा एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है। तो रिएक्टेंट जो कैटलिस्ट होता है ना उत्प्रेरक, ये एनर्जी बैरियर को छोटा कर देता है। एनर्जी बैरियर मतलब समझिए इतना बड़ा बाधा है बीच में, तो ये बाधा को पार करना है तो कैटलिस्ट क्या करता है उत्प्रेरक, इस बाधा के हाइट को कम कर देता है, तो A से B कन्वर्ट होना आसान हो जाता है। ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव उत्प्रेरक, मतलब जो स्पीड को बढ़ाता है। ये क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट, जो क्या करता है, वो
इस एनर्जी बैरियर को, इस बाधा को और बड़ा कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो अभिक्रिया की गति है वो कम हो जाती है। जैसे ये अभिकारक इस उत्पाद में बनना चाहता है, तो अब इसको इतना बड़ा बैरियर पार करना पड़ेगा, इतना बड़ा बाधा पार करना पड़ेगा। तो ऐसे कैटलिस्ट क्या करते हैं, तो स्पीड को क्या करते हैं, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की गति को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दोनों काम कर सकता है, प्रतिक्रिया की दर घटा या बढ़ा सकता है। इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा तो अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी। आप ही सोचिए, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है और बीच में जो पहाड़ है, रास्ते में एक पहाड़ पड़ रहा है, वो पहाड़ का ऊंचाई और बढ़ा दिया जाए तो आपका वहाँ पहुँचने का रेट और स्लो हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है। तो जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। देखते हैं नेक्स्ट, किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है, पेनिट्रेशन पावर, प्रवेश शक्ति सबसे कम किसकी होती है, तो जिसका साइज बड़ा रहेगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, He+2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तब उसे क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। इसे बोलते हैं नाभिक, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक। बीटा रे, इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन होता है इनफैक्ट। गामा रे एक एनर्जी का फॉर्म है और एक्स रे भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ये कोई पार्टिकल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फा रे, हीलियम पे जब +2 चार्ज आ जाता है तो उसे अल्फा रे कहा जाता है, अल्फा किरण। और बीटा किरण किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को। इस पे कैसा होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। इस पे कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। किस पे, तो बीटा रे पर। और हीलियम का जो नाभिक होगा, नाभिक किसका, हीलियम का, इस पे कैसा चार्ज होता है, तो धनात्मक। तो अल्फा रे धनात्मक पदार्थ है और बीटा रे जो है ऋणात्मक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है, और लोहा, सोना, चांदी और तांबा। ध्यान दीजिए, ताप का और विद्युत का, ताप का और विद्युत का, ये दोनों का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। चांदी का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये पूरी तरह से हीट एनर्जी यानी उष्मीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत ऊर्जा, आप जो भी कहिए, उसका सबसे बड़ा कंडक्टर है, चालक है। कौन, तो चांदी। देखते हैं नेक्स्ट, कृत्रिम रबर को कहते हैं, कृत्रिम रबर को थायोकॉल कहा जाता है। कृत्रिम रबर को क्या कहा जाता है, थायोकॉल। और जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, ये जो होता है ना, ये पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, तो आइसोप्रीन का। किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। इसमें तो बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन प्राकृतिक रबर में पॉलीमर होता है आइसोप्रीन। ढेर सारा आइसोप्रीन 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 मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर में आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऐसे भी लिखिएगा, कहीं ऐसे भी मिल सकता है स्टेटमेंट, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऐसा हो सकता है। आइसोप्रीन ढेर सारा मॉलिक्यूल जुड़ के प्राकृतिक रबर बनाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एकल अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, अभी आप वही देख रहे थे, एक आइसोप्रीन प्लस एक आइसोप्रीन फिर एक आइसोप्रीन, इस तरह से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। तो ये जो प्रोसेस है, यानी ये क्या है, पॉलीमर। ये क्या है, पॉलीमर है। तो देखिए, आइसोप्रीन 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 आइसोप्रीन, ढेर सारा आइसोप्रीन जुड़ के क्या बना रहा था, तो प्राकृतिक रबर बना रहा था। तो प्राकृतिक रबर जो है, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बहुलक है। किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है,
तो आइसोप्रीन का ढेर सारा आइसोप्रीन मिलके क्या बना रहा है, प्राकृतिक रबर। तो ये जो ढेर सारा आइसोप्रीन मिलके प्राकृतिक रबर बना रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीमेराइजेशन, यानी बहुलकीकरण। बहुलकीकरण बोलते हैं, संचय, बहुलकीकरण, श्रृंखला विक्रिया नहीं, क्या बोलते हैं, बहुलकीकरण। इसी तरह से इथीन, इथीन प्लस इथीन, ढेर सारा इथीन जब पॉलीमेराइज होता है तो इथीन क्या है, एकल अणु, ये क्या है, एकल अणु, और एकल अणु ढेर सारा मिलकर, ढेर सारा इथीन मिलकर ढेर सारा क्या बनाता है, पॉलीथीन। क्या बनाता है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बनाता है, तो पॉलीथीन एक पॉलीमर हो गया, ये क्या हो गया, एक पॉलीमर, और ये बना है एकल अणु से, जिसे क्या बोलते हैं, इथीन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलीथीन बनाने का प्रक्रिया जो होगा इथीन से, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, बहुलकीकरण। देखते हैं नेक्स्ट। गुब्बारे फुलाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, कौन से गैस का, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए इतना में ठीक है ऑप्शन, लेकिन हाइड्रोजन ध्यान रखिए, हाइड्रोजन एक हाईली कंबस्टिबल होता है, बहुत ही उच्च ज्वलनशील गैस होता है ये, एकदम ये बहुत खतरनाक गैस होता है, इससे मजाक करने का नहीं है, हाइड्रोजन से मजाक करने का नहीं है। ज्वलनशील होना कोई बड़ा बात नहीं है, ये जब जलता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है, एक बहुत मात्रा में उसमें ऊर्जा रिलीज करता है, छोड़ता है। तो हाइड्रोजन से मजाक करने का नहीं है, बैलून वगैरह में भरने का नहीं है, क्योंकि ये जब जलता है ऑक्सीजन के संपर्क में तो बहुत ही मात्रा में उसमें ऊर्जा छोड़ता है। तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, इससे मजाक करना है नहीं। आर्गन इनर्ट गैस है, ये होता नहीं। नाइट्रोजन भी नहीं, तो होता क्या है, हीलियम। हीलियम एक हल्का गैस है, ऊपर से ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस है और हल्का है, तो अक्रिय गैस है तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। हल्का है तो ऊपर उड़ने का टेंडेंसी इसमें होगा। तो बच्चा वगैरह के गुब्बारे फुलाने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वर्षा का जल, साधारण बर्फ या -35 डिग्री सेल्सियस पर जमा हुआ बर्फ। तो ध्यान दीजिए, शुष्क बर्फ जो होता है वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 को ही क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। होता क्या है सॉलिड CO2 में, कि जैसे ही आप सॉलिड CO2 को गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, CO2 गैस। सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनता है, तो गैस बनता है। आप पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि कोई सॉलिड को गर्म करने पे डायरेक्ट गैस बन जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। स्टूडेंट्स, सॉलिड CO2 से CO2 गैस बनना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। CO2 और इसके जैसा है कैम्फर, कपूर। इसके जैसा क्या है, कपूर। इसके जैसा क्या है, तो NH4Cl। इसके जैसा क्या है, सॉलिड ठोस आयोडीन, ठोस आयोडीन I2। और क्या है, नेप्थालीन, नेप्थालीन। तो इन सब जो हैं, इन सब सॉलिड्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं। ऐसे ठोस को सब्लाइम कहते हैं। और जहाँ तक बात है ड्राई आइस की, यानी शुष्क बर्फ की, तो स्टूडेंट्स आप मूवी वगैरह में देखते हैं, या कोई स्टेज प्ले हो रहा है, कोई स्टेज शो हो रहा है, या शादी ब्याह में जयमाला का स्टेज है, तो आप देखते हैं कि वहाँ एक वाइट धुआं टाइप का सीन क्रिएट किया जाता है। एक सिनेमैटिक व्यू प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि एकदम पूरा नीचे धुआं धुआं है। या फिर सीरियल वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में स्वर्ग का जो सीन दिया जाता है कि स्वर्ग में ब्रह्मा जी बैठे हैं, चित्रगुप्त जी बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस पे फिल्म बनाए हैं, एक मजाक के तौर पे, एक एंटरटेनमेंट के तौर पे। तो स्वर्ग का सीन जब क्रिएट किया जाता है तो वो सब में क्या नीचे क्या देखते हैं, वाइट पूरा धुआं जैसा होता है, वो यही होता है। क्या होता है,
सॉलिड CO2 को गर्म करके CO2 गैस होता है वो, ठीक है। तो सिनेमैटिक व्यू प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक स्टेज शो करने के लिए ये सब यूज किया जाता है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है लिथियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे कैसे कर दिए? देखिए, हाइड्रोजन जो होता है 1H1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? 1 - 1, तो कितना हो जाएगा? 0। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाते हैं तो मिलता क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 और 7। ट्राइटियम की बात करें तो 1 और 3, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जो रेडियोएक्टिव है। हीलियम की बात करें तो 2He4, तो इसमें भी 2 होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 - 1 0 होगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ होगा। देखते हैं नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इस क्लास में इस क्वेश्चन के द्वारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है मेरा प्रयास रहेगा कि 100% आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है। तो ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये ऑक्साइड है नॉन मेटल का। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल, उसका ये ऑक्साइड है। तो जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड। क्या बनाते हैं? एसिड। ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये एक वीक एसिड होता है, ये है कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो कि एक दुर्बल अम्ल होता है। एक वीक एसिड होता है। यही नहीं, कार्बन ही नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सब का सब वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एसिड ही बनाएगा। इसीलिए तो एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे होता है? तो वर्षा के साथ, वर्षा का जो पानी है उस बारिश के पानी के साथ साथ अम्ल आ जाता है। अम्ल कहाँ से आता है? हवा में, एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, ये सब मौजूद है। ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है, पानी से रिएक्ट करके और एसिड का निर्माण करता है, अम्ल का। और बारिश के पानी के साथ एसिड भी आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो उसमें कौन कौन सा एसिड जिम्मेवार है? तो एक है HNO3 और एक है H2SO4। यही दोनों मिलकर क्या बनाता है? तो अम्लीय वर्षा। अब कहेंगे आप कि सर ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है वो एटमॉस्फेयर में? तो HNO3 कैसे बनता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये बनाता है क्या? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। क्या बनाता है? नाइट्रिक अम्ल। और ये बनाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा कराता है। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, H2CO3। इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? शुद्ध तांबा जमा होता है एनोड पर या कैथोड पर। तो ध्यान दीजिए, 2 टर्मिनल होता है जिसमें कैथोड पे जमा होता है। होता कैसे है आप समझिए। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? इधर है क्या, मान लेते हैं कि ये कैथोड है क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से अटैच है, और ये पार्ट जो है वो एनोड है। होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है कॉपर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है, अशुद्ध कॉपर है। यहाँ पे क्या है? अशुद्ध कॉपर। अब ये अशुद्ध कॉपर टूटकर पानी में जाएगा और पानी से टूटकर इस कैथोड पे जमा होगा कॉपर। तो कॉपर यहाँ से टूटा
और इस पे जमा हुआ। इस प्रोसेस में कैथोड के ऊपर शुद्ध कॉपर जमा होता है। अब कहेंगे कि यहाँ टूटता क्यों है, क्योंकि यहाँ एनोड है ना, ये तो एनोड पर ऑक्सीकरण होती है, तो कॉपर जो है वो बन जाता है कॉपर +2, और कैथोड पे क्या होता है अवकरण, तो Cu+2 जो है वो Cu बन जाता है। क्या बन जाता है? Cu। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कॉपर जो है कैथोड पे जमा होता है। लोहा मुख्यतः प्राप्त होता है कौन से ओर से? एस्क से। देखिए लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट या हेमेटाइट। तो देखिए भारत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो लोहे का उत्पादन होता है वो हेमेटाइट से होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। लिमोनाइट क्या है? तो ये FeOOH, ये है FeOOH और NH2O। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाटर के साथ हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड कहने का मतलब हुआ पानी के साथ। तो यहाँ पे Fe का जो ऑक्साइड है वो हाइड्रेटेड है, पानी के साथ है। हेमेटाइट में Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट में होता है Fe3O4 और सिडेराइट में होता है FeCO3। तो स्टूडेंट्स इन सब में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट से उत्पादन होता है आयरन का। और छत्तीसगढ़ में एक खान है बहुत ही फेमस, बैलाडीला की खान। कहाँ की खान? बैलाडीला की खान। ये खान में हेमेटाइट का उत्पादन होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन है। भारत का रैंक क्या है? 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, उत्पादक है किसका? तो लोहे का। तो ये बात कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। बैलाडीला की खान जो है वहाँ से हेमेटाइट का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा जिला में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? देखिए सुपर फॉस्फेट जो है ना वो ये होता है H2PO4 होल 2। ये सुपर फॉस्फेट उर्वरक में ये मेन कंपोनेंट होता है। Ca3PO4 जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट है। ये दांत का मेन कंपोनेंट है। ये क्या है? दांत का मेन कंपोनेंट है। टूथ इनामेल, ये टूथ इनामेल का मेन कंपोनेंट है। और ये जो नेचर होता है टूथ इनामेल का, ये कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय। ये बात ध्यान दीजिएगा। टूथ इनामेल, दांत का जो बाहरी हिस्सा है, ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एसिडिक चीज़ आप न खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सब न पिएं, क्योंकि वो इसका क्या कर देगा? अपर्दन कर देगा, इसको काट देगा। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या? पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम, बेरियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम। NPK जैसा कि आप जानते हैं, इसीलिए 15वां ग्रुप जो है इसमें क्या है? ये सब एलिमेंट है, इसको क्या बोला जाता है? निकोजिन्स। निकोजिन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट हैं जिसका यूज होता है खाद उर्वरक वगैरह बनाने में। तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट जो है मुख्य तौर पर ज़रूरी होता है। परमाणु बम है। परमाणु बम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ा विस्फोटक है, या थर्मोन्यूक्लियर बम है, या नाभिकीय संलयन होता है, या नाभिकीय विखंडन होता है। तो ध्यान दीजिए, परमाणु बम किस आधार पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पे काम करता है। कैसे? उसमें क्या होता है? यूरेनियम का जनरली एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसको न्यूट्रॉन से धक्का मारा जाता है। न्यूट्रॉन लगने के कारण ये टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन जनरेट करता है और गामा रे जनरेट करता है, गामा किरण और प्लस एनर्जी। हाँ, तो गामा किरण यही ना हुआ, गामा किरण ही एनर्जी का फॉर्म है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में एक ऊर्जा का निष्कासन करता है। तो यूरेनियम टूट जाता है, इसे 3 न्यूट्रॉन मिलता है और ये
फिर दूसरे यूरेनियम को तोड़ेगा। ये जो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ है ये अलग 3 यूरेनियम को तोड़ेगा, फिर उससे 3 क्या होगा, तो न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर वो 9 न्यूट्रॉन जो है वो 9 यूरेनियम को तोड़ेगा। इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है? चेन रिएक्शन होता है। और इसमें यूरेनियम टूट रहा है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, इसीलिए इसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। क्यों बोला जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया। इसको नाभिकीय विखंडन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक यूरेनियम छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहे हैं। ये फिजिक्स में डिटेल्स में आपको पढ़ना है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो स्टेनलेस स्टील में मेनली कार्बन, मैग्नीज, गंधक और क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि मुख्य तौर पे स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन और निकेल ये तीनों मिलाया जाता है, जिसमें क्रोमियम जो है ये संक्षारण को रोकने का काम करता है। ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए स्टेनलेस स्टील जल्दी खराब नहीं होता है। गैल्वेनीकरण यानी एसिडीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? गैल्वेनाइजेशन जो होता है, गैल्वेनीकरण, ये इसमें क्या करते हैं हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जिंक का, टीन का लेयर चढ़ाते हैं, जस्ता का, कोलतार का या ग्लेज का। तो ध्यान दीजिए जस्ते का, जिंक का। जैसे मान लेते हैं ये आयरन का बना हुआ है, तो ये क्या होगा कि वायुमंडल के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, तो इसमें जंग लगने की संभावना रहेगी। ये टूट फूट जाएगा, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा जंग लगकर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। किसका? जिंक का, जस्ते का। कैसे? जिंक होता है तरल अवस्था में। जिंक किस अवस्था में होती है? तरल अवस्था में। और तरल अवस्था में जिंक जब रहेगी तो जिंक में हम ये डुबा देंगे और निकाल लेंगे, तो इस पर जिंक चिपक जाएगा इसके सरफेस पर। तो फिर अब कोई वायुमंडलीय आक्रमण जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन का है वो इस पे नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जिंक है। तो आयरन जो है सुरक्षित रहेगा। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर अप्लाइड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, पर ये मोस्ट कॉमन मेथड है कि तरल जिंक में डुबाकर इसको निकाल लेते हैं और अच्छे तरह से इसमें जिंक का लेयर चढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को एसिडीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसमें जिंक का चढ़ाते हैं। ये जंग से बचने के लिए किया जाता है, ये जंग से संरक्षण देता है। कौन सा रासायनिक अपक्षयन प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जो है, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा करता है? लाइमस्टोन जो है ये मेनली क्या है, तो CaCO3 का एलोट्रोप है। इसका एक अप्रूफ है, किसका? CaCO3 का। और ये जो है मेन कंस्टिट्यूएंट, मुख्य अवयव है। किसका मुख्य अवयव है? तो ये मुख्य अवयव है सीमेंट उत्पादन का। सीमेंट उत्पादन का ये मुख्य अवयव होता है, ये आप ध्यान दें। स्टूडेंट्स, जल योजन, ज़्यादा जल से रिएक्शन जो होता है ये CaCO3 को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लाइमस्टोन को। इसलिए जल योजन यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑक्सीकरण, सल्फोनेशन या अन्य की बात नहीं, जल योजन जो है, जल से रिएक्शन इसको बहुत हार्म पहुंचाता है, इसको नुकसान होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में डैश के बीच अभिक्रिया होता है। देखिए अग्निशामक कई तरह का होता है। एक तो जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और एक होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कौन सा गैस देता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4। तो ये दोनों रिएक्ट करके देता है Na2SO4, और मेन जो देता है काम का चीज़ वो देखिए, वो देता है आपका CO2 गैस और प्लस वाटर। CO2 गैस और प्लस क्या, वाटर। मतलब अग्निशामक है, आग बुझाने वाला यंत्र है, उसमें से जैसे ही उसे ऑन करेंगे तो एक तरफ से निकलेगा H2SO4, एक तरफ से निकलेगा NaHCO3, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद देगा CO2 और H2O। CO2 क्या है, तो ये ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देगा, जिसके वजह से आग जल रही है वो बुझ जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और H2O जो है वो आग बुझाने का काम करेगा। तो आग क्या होगा स्टूडेंट्स, बुझ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु समान तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ
अभिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम में देखा जाए तो मैग्नीशियम और लिथियम ये दोनों ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम था, आगे कभी पूछा जाए तो वहाँ पे लिथियम भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा लिथियम और मैग्नीशियम दोनों से नाइट्रोजन रिएक्ट करता है और नाइट्राइड बनाता है। जल न अम्लीय है और न ही क्षारीय। कारण यह है कि देखिए जल क्या है, वाटर में देखा जाए तो H2O न्यूट्रल होता है, इसमें ये थोड़ा बहुत ही टूटता है H+ और OH- में। H2O मोलिकुल हमेशा जो होता है समूचा मोलिकुल होता है, होल मोलिकुल होता है। H2O अगर 1 लीटर H2O लेंगे ना, 1 लीटर, तो मात्र 10⁻⁻7 मोल H+ रहेगा, 10⁻⁻7 मोल OH- रहेगा। इसीलिए इसका pH वैल्यू कितना होता है, तो 7, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, जो H+ डोनर होता है वो एसिड होता है, जो OH- डोनर होता है मतलब H+ जो छोड़ता है पानी में वो एसिड होता है, जो OH- छोड़ता है वो बेस होता है। यहाँ पर देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एक H+ भी दे रहा है, एक OH- भी दे रहा है, तो ना ही ये एसिडिक जो अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, ना ही ये क्षारीय प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। तो ऐसे केस में वाटर जो है न्यूट्रल रह जाता है, न प्रोटॉन दे सकता है और न ही ले सकता है। एक उच्च तापमान पर उबलता है नहीं, बराबर संख्या की हाइड्रोजन आयनों में वियोजित हो सकता है, न इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न ही ले सकता है। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बराबर की संख्या में हाइड्रोजन और आयन में विभक्त होती है। देखिए हाइड्रोजन और OH- में बराबर संख्या, एक अगर एसिडिक बनाएगा अम्लीय तो ये क्षारीय बनाएगा। अब दोनों बराबर है, एक दूसरे को खत्म करके न्यूट्रल रह जाएगा, उदासीन रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि तांबा का शत्रु कौन है, कौन सा तत्व है। तांबा का शत्रु कहने का मतलब क्या होता है, शत्रु क्या होता है, जो नष्ट कर देता है, हमेशा ध्यान लगाए हुए रहता है कि जब मौका मिले इसे नष्ट कर दे। तो तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है गंधक यानी सल्फर, ये तांबा का शत्रु है। कैसे वो समझिए, आपके मन में आ रहा होगा सवाल कैसे। कॉपर जो है ना वो सल्फर से रिएक्शन करके CuS बना देता है। मतलब कॉपर अगर फ्री स्टेट में है तो वो कॉपर मेटल है, ठीक ठाक है, धातु है। जैसे ही वो सल्फर के संपर्क में आएगा, सल्फर कॉपर का एकदम दुश्मन है, उसको देखेगा, उसके साथ रिएक्शन करके CuS बना देगा। तो मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक नेचर जो था कॉपर का वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मेटालिक प्रॉपर्टी धातुए गुण को खत्म कर देता है। धातु गुण जो होता है तांबा का, उसको पूरा खत्म करके ये आयनिक कंपाउंड बना देता है, धातु गुण को खत्म कर देता है। तांबा के धातु गुण खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, उसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लिया। अब कंपाउंड बन गया तो कॉपर, अब ये क्या हो गया, कॉपर +2 S-2। तो इसका जो भी गुण होगा वो कॉपर से बिल्कुल अलग होगा, यानी कॉपर का अस्तित्व ही खत्म कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉपर का शत्रु, तांबा का शत्रु। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है। किण्वन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। अभिक्रिया का तापक्रम निम्न रखना, ऐसा कुछ नहीं है। फर्मेंटेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, लंबे समय तक कोई भी चीज़ को फर्मेंट करना हो तो उसे छोड़ देते हैं, ताकि उसमें ईस्ट वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जनरेट हो जाए और उसको क्या करे, तो डिकम्पोज कर दे। अभिक्रिया का तापक्रम निम्न रखना, या अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, अभिक्रिया को गर्म करना या किण्वकों को मिलाना नहीं। इसमें क्या होगा, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। छोड़ देने से क्या होगा, उसमें ईस्ट वगैरह आ जाएगा, उसमें बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे, वो उसको क्या कर देगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किण्वन। जैसे आप जानते हैं ग्लूकोज के किण्वन से क्या बनता है, CH3CH2OH, इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल, और प्लस CO2 गैस। तो ध्यान दीजिए, जब इथेनॉल ग्लूकोज का किण्वन होता है तो बनता है क्या, इथेनॉल बनता है। ये शराब का मेन कंपोनेंट होता है। तो शराब के मेन कंपोनेंट बनाने के लिए भी किण्वन का ही सहारा लिया जाता है। इसमें ईस्ट जो है वो एक रोल प्ले करता है, ईस्ट एक रोल प्ले करता है, जिसमें एंजाइम होता है
जाइमेज, जिसमें एंजाइम क्या होता है, जाइमेज। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन एक संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व कहने का मतलब कह रहा है ट्रांजिशन मेटल, जो बीच में होता है पीरियोडिक टेबल के। तो निम्न में कौन एक संक्रमण तत्व है, मतलब ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होगा? हीलियम। हीलियम जो है इनर्ट गैस है पी ब्लॉक में। सोडियम ये एस ब्लॉक का है। तांबा, तांबा है डी ब्लॉक का। ट्रांजिशन मेटल हम लोग किसे बोलते हैं? जो जनरली क्या है, डी ब्लॉक मेटल्स हैं। क्या है? डी ब्लॉक मेटल्स। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से है? आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए, जो लेफ्ट साइड में 2 ग्रुप है वो एस ब्लॉक है, राइट साइड में जो 6 ग्रुप है वो पी ब्लॉक है, और बीच में जो 10 बचा वो डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल है। तो यहाँ पे तांबा जो है कॉपर, ये इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। ये क्या है? तो एक संक्रमण तत्व है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन में होता है। तो पिरीडीन होता क्या है? तो पिरीडीन एक केमिकल कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ये होता है। तो ये अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर देखा जाए तो कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, गंधक, क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो क्या होगा? नाइट्रोजन। तो पिरीडीन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन होता है। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। ब्रोमीन जल किसको रंगहीन करता है? जो अनसेचुरेटेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। एथेन, तो एथेन में देखा जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक है, इसमें होता है डबल बॉन्ड, लेकिन इसको रंगहीन नहीं करता है। इथेनॉल, इथेनॉल जो है CH3CH2H, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन को क्या कर देगा? तो कलरलेस कर देगा। तो ब्रोमीन जल जो है जिसमें डबल बॉन्ड, आप याद रखिए, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो हो, उसको क्या कर देता है? तो अनसेचुरेटेड को कलरलेस कर देता है। बेकेलाइट से उपलब्ध किया जाता है। बेकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है? बेकेलाइट कैसे बनता है? बेकेलाइट एक पॉलीमर है, जिसके लिए मोनोमर, एकलक जो है, पॉलीमर मतलब बहुलक। बेकेलाइट एक बहुलक है जो बनता है किससे? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल एवं बेंजल्डिहाइड नहीं, फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल फिनॉल है ये। फिनॉल आपका ये हो गया, ये हो गया फिनॉल, और हो गया ये फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड और ये हो गया फिनॉल। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाने से एक कंपाउंड बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह में, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह जो है ना, इसी का है, और भी बहुत सारा यूज है। एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा? तो यहाँ पे बी नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। CaC12 नहीं, CaSO4 2H2O नहीं, ये किसका फॉर्मूला है? ये है जिप्सम का। किसका है? जिप्सम का। CaO नहीं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम या अनबुझा चूना। यहाँ पे ये हाफ होगा, यहाँ पे CaSO4 ये 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 H2 ऐसा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम के एस का नाम है बॉक्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और मेलासाइट। तो ध्यान दीजिए, बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का क्या है? मुख्य ओर है, मुख्य अयस्क है। डोलोमाइट की बात करें तो ये MgCO3
CaCO3 होता है। मैग्नेसाइट की बात करें तो MgCO3 होता है। मेलासाइट की बात करें तो ये कॉपर का एस्क होता है जिसमें OH और कार्बोनेट और होते हैं, तो इस तरह से होता है ये। तो ये सब नहीं होगा, बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट का क्या होता है? Al2O3 2H2O। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है अपचयन से, अवक्षेपण से, विद्युत विघटन से या ऑक्सीकरण से। तो ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटन से, विद्युत विघटन से सोडियम प्राप्त किया जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स इसी तरह से प्राप्त किए जाते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, अभिक्रियाशील, वो सारे के सारे मेटल्स इसी मेथड से प्राप्त किए जाते हैं। यदि तांबे की गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराएं तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? स्टूडेंट्स, अगर तांबे की बात करें तो वो NO2 गैस रिलीज होगा। अगर वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो। ये सब एसिड बेस में पढ़ना है स्टूडेंट्स। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से ये सब पॉइंट्स क्लियर होगा कि कब कौन सा गैस रिलीज होता है। स्टूडेंट्स, अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन तांबा से हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ये वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? देखिए, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। इसका उपयोग अर्धचालक बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। चालक तो है नहीं, कुचालक भी नहीं है, अवरोधक और अर्धचालक। तो यहाँ पे क्या होगा? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत यूज होता है। और अभी तो आप जानते ही हैं, जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है सबका सब सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्री है। आज के समय में सबसे ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, फोन्स और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं सब में क्या है? तो ये सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के बहुत सारे अप्रूफ होते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है। कितने अप्रूफ होते हैं? बहुत सारे अप्रूफ होते हैं। अगर कहेंगे 2 कि डायमंड और ग्रेफाइट, फ्लोरीन भी होता है। अगर कहेंगे फ्लोरीन तो क्यू कार्बन होता है, ग्राफीन होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो बहुत सारे इसके अप्रूफ होते हैं। तो इसके अप्रूफ में अगर देखा जाए तो हो गया हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्राफीन। इन सब को पढ़ना है स्टूडेंट्स डिटेल्स में। जब आप क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं तो इन सारे चीज़ों को एक एक करके आपको पढ़ना होता है। अगर ये तो हो गया सारे क्रिस्टलाइन अप्रूफ। और अगर एमोर्फस अप्रूफ की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस की, तो उसमें आता है आपका क्यू कार्बन, फिर कोल आता है, फिर कोल के और भी बहुत सारे हैं तो जो एमोर्फस है। तो इस तरह से इसका कहना कुछ भी सही नहीं होगा। अगर हम सिर्फ क्रिस्टलाइन की बात करें तो 4 होगा। तो बहुत लोग ये कहेंगे सर मेन तो हीरा और ग्रेफाइट है तो 2 ही लिखते हैं। ये एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है। कौन सा फॉस्फोरस वातावरण में जल उठता है? ध्यान दीजिए, देखिए फॉस्फोरस की बात करें तो मेन 3 ही तरह का फॉस्फोरस होता है, एक वाइट, एक रेड और एक ब्लैक। तो यहाँ तो वाइट है ही नहीं, लाल, काला और पीला। तो ध्यान दीजिए, वाइट ही जो है ना वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? येलो, और येलो होने के बाद क्या होता है? तो जल उठता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कौन सा फास्फोरस, तो पीला फास्फोरस सब कह सकते हैं। हालांकि वाइट फास्फोरस मुख्य फास्फोरस होता है। वो अलग बात है कि वो पर्यावरण में, वायुमंडल में क्या होता है? पीला हो जाता है जलने से पहले। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है स्टूडेंट्स, स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है। स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है। इसका मोनोमर ही आप जान सकते हैं, इसलिए इसका कुछ भी यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्च जो है वो एक मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट का क्या है? पॉलीमर है, मतलब बहुलक है। इसका एकलक पूछा जा सकता है, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
कैल्शियम कार्बाइड, यानी कैल्शियम कार्बाइड किसे कहेंगे, CaC2। पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर या अभिक्रिया करके, पानी के साथ अभिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो CaC2 जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो ये देता है ये देता है स्लैक लाइम, और प्लस ये कौन सा देता है, C2H2 यानी एसिटिलीन गैस देता है। और ये एसिटिलीन गैस का आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, तो आप इसका यूज़ वेल्डिंग गैस में भी करते हैं, और इसको आर्टिफिशियली अगर फ्रूट्स पकाने हो, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए इसमें यूज करते हैं, और बिल्डिंग गैस में यूज करते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, यानी कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो एसिटिलीन गैस। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक रबर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, नरम होता है, वीक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो अगर आपको हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल्स तैयार करने हैं तो उसके लिए उसको सल्फर के साथ 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग गर्म करते हैं, जिसको वल्कनाइजेशन कहते हैं या बल्कनीकरण कहते हैं। तो परिशुद्धिकरण, वल्कनाइजेशन, आसवन और कार्बनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, वल्कनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, प्राकृतिक रबर को क्या करते हैं, गंधक के साथ हीट करते हैं, गंधक, तो क्या कितना डिग्री सेल्सियस पे, 150 के आसपास। तो फिर ये क्या बनता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला रबर बनता है। और जब इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का रबर तैयार होता है तब हम उसे एबोनाइट बोलते हैं। एबोनाइट क्या है, तो एबोनाइट भी एक तरह का क्या है, उच्च वल्कनीकृत रबर जो है, यही क्या है, एबोनाइट। तो कभी सुने होंगे ना आप एबोनाइट की छड़, एबोनाइट का छड़ जो होता है वो क्या होता है, एक उच्च वल्कनीकृत रबर ही है। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता था, तो जो कार्बन जो है अधातु है, तो वो जल के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है, अम्ल। उसी तरह से जो मेटल का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड, वो जल के साथ रिएक्शन करके क्षार बनाएगा। जैसे सोडियम का ऑक्साइड, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH, क्या बनाएगा, NaOH। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु का ऑक्साइड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्या बनाता है, क्षार, क्या बनाता है, क्षार। तो अम्लीय घोल बनाएगा, उदासीन घोल बनाएगा, क्षारीय घोल बनाएगा, तो क्या बोलेंगे कि क्षारीय घोल बनाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसका रासायनिक फार्मूला होता है CaOCl2। ये क्या है, तो एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, एक साफ़ सुथरा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CaOCl2। CaCl2 5H2O नहीं, ये भी नहीं, CaOCl2। तो ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका स्मेल जो होता है वो क्लोरीन के कारण होता है। कभी देखते होंगे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो इसका स्मेल किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण। इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, तो पेपर इंडस्ट्री में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, इस सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वाटर को प्यूरीफाई करने में यूज होता है, वाटर प्यूरीफाई करने में यूज होता है। जल को शुद्ध करने में, टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग में, कागज़ उद्योग में, और वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब जल को शुद्ध करने में, जल शुद्धिकरण में। तो इन सब कार्यों में यूज किया जाता है क्या, तो ब्लीचिंग पाउडर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, धातु हमेशा क्या करता है, धातु मतलब मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है और खुद धनात्मक आयन बनाता है। जबकि अधातु जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और क्या बनाता है, ऋणात्मक आयन बनाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन मेटल। साधारणतया किसी
अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब कोई एसिड साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, क्या बोल रहा है ये कि जब कोई इनऑर्गेनिक एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ? धातु के साथ, मतलब HCl है प्लस इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या देगा? MgCl2 प्लस H2 गैस। तो ध्यान दीजिए H2 गैस निकलता है मतलब हाइड्रोजन गैस। यहाँ ऑप्शन बी में क्या है? हाइड्रोजन। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है धातु के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है। स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे और भी अच्छे MCQs और भी अच्छे प्रश्नों के एक संग्रह के साथ, एक कलेक्शन के साथ, और अगले क्लास में भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार साबित हो। स्टूडेंट्स, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।